हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम कहाँ तक आ गए थे? हम आ गए थे ओम्स लॉ तक। और लास्ट क्लास में हमने किया था कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ नॉर्मली एक रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? एक कंडक्टर जो कि हम सर्किट में लगाएंगे, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है करंट पे। मतलब कंडक्टर में से जितनी ज़्यादा करंट जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रपोर्शन का साइन हटाया था, एक कांस्टेंट लगाया था। ये कांस्टेंट क्या था? R, जिसको हमने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और ये रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या था? करंट का अपोजिशन था, करंट का अपोज कर रहा था। इसके बाद हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था। और ओम्स लॉ का डेरिवेशन करके मतलब कि V इक्वल टू आई आर आया कैसे, ये फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमारे दो फॉर्मूले आए थे। कौन से दो फॉर्मूले आए थे? 1/n/e² टाउ, एक तो ये फॉर्मूला आया था, एक R इक्वल टू ρl/a। आज हम इन दोनों फॉर्मूलों पे डिस्कशन करेंगे कि दोनों फॉर्मूले होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रो? हियर रो इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर इसका एक और नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है। और मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट क्या क्या करती है? अपोज। उस अपोजिशन को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा सर्किट का, मतलब कंडक्टर का। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू खुद ही क्या हो जाएगी? कम। देखो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर V कांस्टेंट लेके चलें तो अब बात ही करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी जो है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बच्चों देखो यहाँ पे आ क्या कह रहा है? 1/n/e² टाउ। E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो चार्ज कांस्टेंट रहता है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर मटेरियल में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं n की। बच्चों n होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे क्या होगा? n अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी वहाँ पे क्या हो जाएगी? कम। और ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे वायर्स, ऐसे कंडक्टर्स या मटेरियल से क्या बनाए जाते हैं? वायर्स बनाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है सिल्वर। ठीक है, बट सिल्वर के वायर बनाना अपने आप में कॉस्टली होगा। सिल्वर के बाद जो सेकेंड नंबर पे मटेरियल आता है वो आता है कॉपर। इसलिए हम अपने घरों पे डोमेस्टिक सप्लाई में किसका यूज़ करते हैं? हमारे घर पे जो वायरिंग होती है वो किसकी यूज़ होती है? कॉपर की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम। बच्चों हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारे, सपोज करो कि हमने एक फ़ैन लगा रखा है, उस फैन में करंट का अपोज ज़्यादा हो। करंट का अपोज अगर ज़्यादा होगा तो आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे हीट भी डिसिपेट होगी, मतलब हीट लॉसेस होंगे। हम चाहते हैं कि सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम रहे ताकि करंट जितनी जानी है उतनी जा सके आराम से। तो रेजिस्टिविटी कम कब रहेगी? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। ये किस किस में होता है? सिल्वर में होता है। सिल्वर के बाद कॉपर। कॉपर के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम। तो कभी कभी एल्यूमिनियम की वायरिंग भी यूज़ करते हैं, बट एल्यूमिनियम की वायरिंग में क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जब करंट फ्लो होती है तो वायर धीरे धीरे हीट होता रहता है और एक कंडीशन पे आकर के वो मेल्ट होकर के सर्किट को क्या कर देता है?
ब्रेक कर देता है। इसलिए एल्यूमिनियम की वायरिंग हम डोमेस्टिक सप्लाई में यूज़ नहीं करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है उसमें यूज़ नहीं करते हैं। बट गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट तो एल्यूमिनियम की वायरिंग यूज़ करती है। आपने देखा होगा आपकी स्ट्रीट में इस टाइप से वायर्स जाती हैं, 4 वायर्स जाती हैं। ये कौन से कलर की दिखती हैं आपको? सिल्वर कलर की दिखती हैं, बट ये सिल्वर की थोड़ी है ना, ये कॉपर की हैं, ये है किसकी? एल्यूमिनियम की। अब गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट थोड़े से हीट लॉसेस को एडजस्ट कर लेती है और वो क्या करते हैं, बहुत मोटे वायर फॉर्म करते हैं, तो वो इजीली मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं ये देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों रिलैक्सेशन टाइम हमने पहले भी देखा था, एक कॉलिजन से लेके और सेकंड कॉलिजन होने तक का जो टाइम है, इस टाइम को हमने क्या बोला था? रिलैक्सेशन टाइम। और एक एंड से दूसरे एंड तक का जो एवरेज टाइम था, उस एवरेज टाइम को हमने बोला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। अब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा कैसे रखें? बच्चों देखो, अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, वो इस टाइप से ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो कॉलिजन्स जल्दी जल्दी होते जाएंगे। कॉलिजन्स अगर जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी खुद ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर हम रिलैक्सेशन टाइम कम रखना चाहते हैं या रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा रखना चाहते हैं, क्यों ज़्यादा रखना चाहते हैं? क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम। इसको ज़्यादा रखने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम। तो हमारे यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर के 35-40 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इस रेंज में टेम्परेचर फिर भी सही है, लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और मेटल्स जो हैं वो भी फिर करंट का अपोज ज़्यादा करेंगे। क्यों अपोज करेंगे? समझ में आ गया ना? वायर्स जो हैं बने हुए हैं कॉपर के, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी खुद ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो करंट का अपोज क्या होने लग जाएगा? ज़्यादा। इस टाइप से रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं ये 3 चीज़ें। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, R इक्वल टू रो एल डिवाइड ए। अब बच्चों अगर रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी तो हमारे जो कंडक्टर्स हैं, जो वायर्स हैं, उन वायर्स का रेजिस्टेंस भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज करते हैं 2 वायर्स हैं, ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया और दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ दोनों की L है और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का A है। बच्चों ये हमने सेम इसलिए रखा है क्योंकि हम ओनली डिपेंडेंस अभी किस पे देखना चाह रहे हैं? रेजिस्टिविटी पे। तो L और A इसको अभी फिक्स्ड कर दिया। अब कंपैरिजन करते हैं, ये है कॉपर का बना हुआ वायर एंड ये है एल्यूमिनियम का बना हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज़्यादा हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वहाँ रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम। और रेजिस्टिविटी अगर कम होगी, ये चीज़ अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। तो कौन से वायर का रेजिस्टेंस कम होगा? कॉपर से बने हुए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। इसीलिए कॉपर के वायर्स यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। हम हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का अपोज होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? वो करंट को अपोज करेगा। क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। अब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी स्मूथली सर्किट में क्या होगी? फ्लो होगी।
सेकेंड हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ पे। हायर द लेंथ मीन्स हायर द रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये वायर हो गया एक और ये वायर हो गया सेकंड। ऑब्वियसली इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का हमने सेम ही लिया है A, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, बेस्ट मटेरियल ले लिया हमने। अब दोनों वायर कॉपर के बने हुए हैं तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, तो यहाँ पे ये भी चेंज नहीं हो रहा। बट लेंथ, एक वायर इतनी सी है जिसकी लेंथ L1 है और एक वायर इतनी बड़ी है जिसकी लेंथ L2 है, तो जहाँ लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ L1 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ L2। रेजिस्टेंस सेकेंड वाली वायर का ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाली वायर का क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। A1 A2 कॉपर से बने हुए दो वायर्स लिए, दोनों कॉपर से बनाए, दोनों की लेंथ भी हमने क्या लिए, सेम L, बट एरिया जो है एक का A1 है जो कि ज़्यादा है और एक का क्या है, A2 है। तो कौन सा कंडक्टर बेस्ट रहेगा हमारे सर्किट के लिए, ये बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है ना। एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, वहाँ रेजिस्टेंस खुद ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ A1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A2। इस टाइप से रेजिस्टेंस को ये तीन चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और आती है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता होगा? अगर हम रेजिस्टिविटी को अभी हटा दें तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? और कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बढ़ने पे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा देखते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज कर गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हमने ये फॉर्मूले देखा था ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/Ne² टाउ। टाउ अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, बट टाउ अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट किस में कैसे होता है? हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये क्या है भाई, देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मेटल्स की। बच्चों मेटल्स में क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉलिजन्स ज़्यादा होंगे। अब बच्चों एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अपना टाइम कॉलिजन करने में ही ख़त्म कर रहा है, आगे ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा तो चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहा। चार्ज अगर शिफ्ट नहीं हो रहा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद ही कम होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम होगी तो I = NA/VD से हम ये बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम होगी तो करंट भी क्या होगी, कम होगी। तो मेटल्स में तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अब इंसुलेटर्स की भी किसकी, सारों की नहीं, सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर तो नॉर्मली इंसुलेटर ही होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटरी होते हैं। बट इनमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं,
सिलिकन सिलिकन की अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कार्बन की तरह बॉन्डिंग होती है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक सिलिकन अपने नियरेस्ट सिलिकन के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग। सिमिलरली ऊपर एक शेयरिंग होती है, इधर की तरफ एक शेयरिंग होती है और नीचे की तरफ एक शेयरिंग होती है। एक सिलिकन अपने आसपास के सिलिकन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके रखता है ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए, इस टाइप से। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कहाँ चल जाता है, कंडक्शन बैंड में। और इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में रहेगा तो वो करंट में हेल्प करेगा, मतलब वो फ्लो कर सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। रेजिस्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो मेटल्स में तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, बट सेमीकंडक्टर्स में जो कि एक टाइप से इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। इन चीज़ों को हटा दूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये इंसुलेटर ही होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों पहले तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। अब तो टेम्परेचर बढ़ने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कुछ अमाउंट की तो करंट आएगी, चाहे वो बहुत कम हो, लेकिन करंट तो आ गई ना। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस कम हुआ है तभी तो करंट आ रही है। अब यहाँ पे हमको क्या है कि एक मैथमेटिकल रिलेशन भी है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। वो कैसा रिलेशन है वो देखते हैं। सपोज करते हैं कंडीशन थी, एक रूम था, उस रूम का टेम्परेचर सपोज करते हैं T1 था। T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी होगा उसका R1। टेम्परेचर चेंज हो गया, चेंज होने के बाद टेम्परेचर हो गया कितना, T2। यहाँ कंडीशन भी ले लेते हैं कि T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया है, मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की नहीं, सॉरी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स ही होते हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया मेटल्स में या कंडक्टर्स में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये नया रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, R2 न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 कर देते हैं। टेम्परेचर में जो चेंज है उसको प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एक कॉफिशिएंट के साथ। ये कॉफिशिएंट अभी बताता हूँ क्या है, अल्फ़ा बोलते हैं इसको। इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड होगा किसमें, 1 से, और उस पूरे का प्रोडक्ट R1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये अल्फ़ा क्या है, इसके लिए हम एक कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले R1 को यहाँ से हटाते हैं, R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, R2 डिवाइड R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब अल्फ़ा अगर फाइंड आउट करना है तो पहले 1 हटाना पड़ेगा, 1 उधर जाके माइनस में, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1, ठीक है ना बच्चों। अल्फ़ा T2 माइनस T1, और ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना हो तो ये T2 माइनस T1 भी कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड R1 T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को बेटा आप चेंज इन टेम्परेचर बोलोगे कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है। अब ये अल्फ़ा जो है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसकी यूनिट जो होती है
टेम्परेचर से रिलेटेड ही होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट होती है। अब बच्चों देखो, अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा तो R2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं मेटल्स के लिए अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव फॉर मेटल्स, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, वाली कंडीशन यहाँ से आ रही है। सेमीकंडक्टर्स जो होता है उनके लिए भी अल्फ़ा पॉजिटिव ही होता है, बट बहुत कम वैल्यू का होता है, डेसिमल्स में होता है, 0.5, 0.4, 0.32 पॉजिटिव, बट वेरी लो बोल सकते हैं हम, लेस देन 1 सेमीकंडक्टर्स के लिए। और अल्फ़ा जो होता है नॉन मेटल्स के लिए या फिर इंसुलेटर्स के लिए अगर बोलें तो वो नेगेटिव होता है। बच्चों ऐसे तो इंसुलेटर करंट फ्लो कराते ही नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दें हम, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें या फिर बहुत हाई पोटेंशियल की बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराने लग जाएं। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू या फिर ऐसा बोल दें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर कर दें इंसुलेटर्स का तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो करंट फ्लो करा सकते हैं। ये फॉर्मूला बता रहा है ये चीज़, ठीक है ना। देखो अल्फ़ा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो 1 में से ये पूरी चीज़ माइनस हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाएगी तो R2 भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा आप समझ ही गए होंगे क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है जिसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चा वापस ये पूछता है कि सर ये रिलेशन कहाँ से आया। ये रिलेशन बच्चों आपने 11th क्लास में एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा, 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़े होंगे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन जो होता था उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे आप, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालते थे या लीनियर एक्सपेंशन करते थे, न्यू लेंथ इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। एरिया में चेंज, अगर किसी शीट को हीट करें तो एरिया भी चेंज हो जाता था। और एरियल कॉफिशिएंट को अपन किससे लिखते थे, बीटा से। वॉल्यूम चेंज अगर हो जाए 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा होगा, वहाँ पे आपने इसी फॉर्मूले का तो यूज़ किया होगा, मतलब कॉफिशिएंट यही तो यूज़ किया होगा, गामा। ठीक है, एपरेंट एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें हम 11th में पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर के साथ कौन चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस। तो देखो बिल्कुल एज इट इज़ यही तो फॉर्मूला है। वहाँ पे L2 A2 V2 होते थे, यहाँ R2 आ गया। L1 A1 V1 होते थे, यहाँ R1 आ गया। 1 1 1 1। वहाँ कॉफिशिएंट अल्फ़ा बीटा गामा होते थे, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, अल्फ़ा। इसको बोलते थे लीनियर कॉफिशिएंट, एरियल कॉफिशिएंट, वॉल्यूम कॉफिशिएंट, बट इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, ये डेल्टा टी। इस टाइप से हमारा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, वो आप एक बार करके देखना। मैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल लास्ट में अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपन इतना सा ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, कुछ छोटी छोटी टर्म्स होंगी, जैसे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आगे कुछ लॉज आने वाले हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर हमको दे दें तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे, मतलब कि किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। ठीक है, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, यहाँ रजिस्टर्स की कुछ कैटेगरी भी है, जिसको ओमिक या फिर नॉन ओमिक रजिस्टर्स भी बोलते हैं। तो ये कैटेगरी में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।